मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है कि अपने मनोविज्ञान के अंदर हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अध्यायवार अधिगम अपने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अपने 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपने अधिगम का 8वां वीडियो या 8वीं क्लास अपने लेने जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या कुछ मैंने पहले बताया बेटा, तो उसमें अपने टॉपिक चल रहा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर बेटा मैंने 4 प्रकार के कारक आपको बताए हैं। उसके अंदर पहला आपने पढ़ा था शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अध्येता से संबंधित कारक। और दूसरा आपने पढ़ा था शिक्षक से संबंधित कारक अपने पढ़ेंगे। और उसके बाद है बेटा तीसरा विषय वस्तु से संबंधित, और चौथा है बेटा वातावरण से संबंधित। तो अभी अपने जो 7वीं जो क्लास थी उसके अंदर अपने शिक्षार्थी से संबंधित या विद्यार्थी या अध्येता से संबंधित प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको अपने पढ़ लिया था। तो आज अपने पढ़ेंगे शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलते हैं अपने और पढ़ते हैं। तो टॉपिक है अपना शिक्षक से संबंधित शिक्षक से संबंधित शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बेटा इसके अंदर ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब इसके अंदर कोई भी कारक आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपसे ये पूछ लिया कि अभिप्रेरणा से संबंधित कारक है, अभिप्रेरणा किस विषय वस्तु से संबंधित कारक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बेटा। उस ऑप्शन के अंदर आपको शिक्षक दे दिया जाएगा, विद्यार्थी दे दिया जाएगा, विषय वस्तु दे दी जाएगी या वातावरण दे दिया जाएगा। तो आप अगर इसको गहनता के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। अभी अपने पास टॉपिक है बेटा शिक्षक से संबंधित कारक। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है बेटा वो है बेटा प्रस्तुतिकरण। क्या है बेटा? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अधिगम करवाने से पहले बाल कोई भी अध्यापक है वो विषय वस्तु करवाने से पहले विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। अब ये प्रस्तुतिकरण जो है वो भी निर्भर करता है कि अपने किसी भी विषय वस्तु को किस प्रकार से करवाना है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रस्तुतिकरण के अंदर भी बेटा अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि अधिगम जो सूत्र होता है वो प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ कक्षा 1 से 5 की बात करूं या कक्षा 6 से 8 की बात करूं, या यहाँ इसमें बोल दूं कि लेवल फर्स्ट है ये और ये बेटा लेवल सेकंड है। अब इसके अंदर क्या रहेगा? अब अगर कक्षा 1 से 5 की तरफ बात करूं तो अगर किसी विषय वस्तु का या जो अधिगम जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, तो अपने अधिगम जो सूत्र रहेगा बेटा वो रहेगा सरल से जटिल की ओर। क्या रहेगा बेटा? सरल से जटिल की ओर। या अपने इसको बोल सकते हैं बेटा उदाहरण से उदाहरण से नियम की ओर। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने छोटे बालकों को अगर पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई 2 वर्ष मतलब दूसरी क्लास का कोई विद्यार्थी है या पहली क्लास का कोई विद्यार्थी है जिसके अंदर आप उसको व्यंजन सिखा रहे हो या स्वर सिखाने का प्रयास कर रहे हो जिसमें एन आर या आम सिखा रहे हो, तो कहने का मतलब सिखाने से पहले उसको आप उदाहरण देंगे कि कोई भी इस प्रकार की बनावट होगी जो जिसकी आकृति किसी आम से या इसी प्रकार का कोई आरेख होगा या कोई प्रोजेक्ट होगा जिसकी सहायता से अपने क्या है इसी प्रकार का कोई चार्ट लगा होगा जिसके अंदर जैसे ए अनार या आम सिखा रहे हो, तो उस चार्ट को देखकर बच्चा क्या अनुमान लगा लेगा कि ये आम है या अनार है। तो कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से 5, कहने का मतलब अधिगम जो सूत्र जो होता है बालक को पढ़ाने का जो तरीका जो होता है वो अलग अलग विषय मतलब अलग अलग
लेवल के, या इसमें अपने ये कह सकते हैं प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उनका जो अधिगम सूत्र है वो अलग अलग है। अब जैसे अपने कक्षा 1 से 5 की बात करें तो उनको जो पढ़ाया जाता है वो उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाया जाता है। किस प्रकार से पढ़ाया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर। जबकि 6 से 8 की बात करें तो उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा बेटा? नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या जटिल से सरल की ओर। कहने का मतलब ये है कि छोटे बालकों को सबसे पहले उदाहरण, कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बेटा उनको उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि ये ऐसा होता है या ये विषय वस्तु इस प्रकार की है। उदाहरण देकर फिर उनको क्या सिखाया जाता है? नियम बताया जाता है कि ये इस कारण, मतलब इसका उपयोग यहाँ होता है। लेकिन अगर बड़ी क्लास की बात करें तो सबसे पहले उनको नियम बताए जाते हैं। नियम बता के फिर वो क्या करते हैं, उसका उदाहरण के रूप में बताते हैं कि ऐसा करने पर, जैसे एक बार नियम बता दिया कि लुढ़कने वाली जो वस्तु होती है वो गोल होती है, एक बार बताने के बाद क्या किया, उसको नियम बता दिया, नियम बताने के बाद वो बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है, प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि आपको किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है। तो अधिगम जो कर्ता जो है उसके अंदर अधिगम कर्ता का मतलब होता है लर्नर, मतलब पढ़ने वाला, और अधिगम करवाने वाला जो है उनको पता होना चाहिए कि अधिगम करवाने से पहले किस क्लास का या किस स्तर का बच्चा है उसको किस प्रकार से पढ़ाना है। तो उसके अंदर मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण का मतलब अपने ये भी कहें कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने का अपना तरीका, मतलब किस प्रकार से अपने, कि पहले आप किसी भी विषय वस्तु को स्टार्ट करने से पहले पहले आप जैसे अगर बात करें कि आप जैसे किसी उच्च कक्षा को पढ़ा रहे हो, किसी उच्च कक्षा को बढ़ा रहे हो तो पहले आप उसके अंदर जो भी विषय वस्तु, जो भी टॉपिक है, तो पहले आप क्या बताओ कि उसके बारे में विशेष जानकारी दो। क्या दो? विशेष से सामान्य करवाओ। कि पहले, कहने का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु जो है, कोई भी विषय वस्तु या कोई भी आप टॉपिक करवाने जा रहे हो तो उसके पहले महत्वपूर्ण जो बातें जो है उनको बताने का प्रयास करो कि इसके अंदर अपने ये बातें बढ़ेंगे, और विशेष, पहले विशेष विशेष जो बातें हैं उनको बताने का प्रयास करो। फिर क्या है कि उनको नॉर्मल बताने का प्रयास करें। कहने का मतलब इससे क्या होगा कि बालक के अंदर, कहने का मतलब एक रुचि बनी रहेगी कि जैसे भी 30 या 40 मिनट का जो पीरियड जो होता है, कई बार क्या है कि अध्यापक बताता है कि मतलब आज के अपने इस क्लास के अंदर ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे, तो इससे क्या है कि बालक के अंदर रुचि बनी रहती है कि आज अपने इस टॉपिक के बारे में इतनी इतनी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रस्तुतिकरण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि मेन चीज यही है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है बेटा? अध्यापक द्वारा जो प्रस्तुतिकरण है वही महत्वपूर्ण है। कि अगर प्रस्तुतिकरण सबसे बेस्ट होगा, कहने का मतलब है प्रस्तुतिकरण मतलब उसका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होगा, तभी बालक क्या है क्लास के अंदर, अनुशासन के अंदर या अधिगम कर पाएगा। तो वो निर्भर करता है अध्यापक के प्रस्तुतिकरण के ऊपर। तो उसके बाद अपने चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा शिक्षक से संबंधित, वो है बेटा विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान, तो ये भी आपको पता ही होगा कि कोई भी अध्यापक जो है जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उस विषय का उसको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने से पहले उस विषय वस्तु की उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए उस अध्यापक की। तो कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक से संबंधित कारक है ना विषय का ज्ञान, तो कहने का मतलब शिक्षक को जो भी विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है उसका पूर्णतः ज्ञान होना जरूरी है। अगर उस विषय वस्तु का पूर्णतः ज्ञान नहीं है तो उसे अधिगम करवाने में क्या रहेगी या बालक को समझने में क्या रहेगी, समस्या बनी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है मनोविज्ञान का ज्ञान। तीसरा जो टॉपिक है वो है बेटा मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान, तो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है कि अगर किसी अध्यापक का मनोविज्ञान पढ़ा हुआ होगा तो कहने का मतलब मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बालक के अंतर्निहित गुणों को जानना, कि बालक के अंदर, मन के अंदर क्या कुछ विचार चल रहे हैं। तो मनोविज्ञान का ज्ञान भी अध्यापक को होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो क्या है कि बालक के व्यवहार को देखकर ही उसमें अनुमान लगा लेगा कि उस बालक को इस प्रकार से अपने को अध्ययन करवाना है।
तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूछा जाए कि अध्यापक को अधिगम करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, तो उसके अंदर कोई भी ऑप्शन आ जाए, अगर मनोविज्ञान अगर वहां दे रखा है तो अपने को किस पे जाना है, मनोविज्ञान पे जाना है। तो अध्यापक को सबसे पहले मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है बेटा समय सारणी। समय सारणी का मतलब होता है बेटा टाइम टेबल। समय सारणी का मतलब होता है टाइम टेबल। अब कहने का मतलब समय सारणी का भी ज्ञान होना चाहिए कि जैसे जो भी प्रिंसिपल है या जो भी अध्यापक है विद्यालय के अंदर समय सारणी का उसको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे लगभग अपने देखा भी है और आप भी पढ़ के आए हो कि जैसे अपने को पता है कि जैसे टेंथ क्लास के अंदर, जो टेंथ क्लास के अंदर आपने देखा भी होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड पीरियड जो होते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड पीरियड जो होते हैं वो किसके होंगे, फर्स्ट पीरियड हमेशा किसका होता है बेटा, मैथ का। और सेकंड पीरियड जो होता है बेटा वो साइंस का होता है। कहने का मतलब समय सारणी का मतलब ये है कि अध्यापक को पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए कि मतलब छुट्टी से पहले, मतलब आधी छुट्टी से पहले, मतलब सुबह का जो टाइम है वो किस विषय वस्तु का, मतलब सुबह के जो टाइम होता है जिस समय स्कूल लगता है, स्कूल लगने के जस्ट तुरंत बाद जब बालक पूर्णतः स्वस्थ होता है, मतलब उसके दिमाग में कोई भी अवांछनीय चीजें नहीं होती, दिमाग पूर्णतः स्वच्छ होता है, मतलब फ्रेश होता है, तब कहने का मतलब वो चीजें या वो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है जो कठिनाई स्तर की है। अब उसके बाद जैसे लास्ट पीरियड जो होता है, अगर लास्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पीरियड के अंदर पंजाबी या एसएसटी आती है। तो कहने का मतलब अध्यापक को समय सारणी का भी ज्ञान होना चाहिए, समय सारणी के ज्ञान के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले वो विषय वस्तु पढ़ाए जाते हैं जो कठिनाई स्तर के हैं, और उसके बाद मध्यम के अंदर और लास्ट के अंदर वो सामान्य प्रकार के विषय वस्तु पढ़ाए जाते हैं। सामान्य प्रकार कोई भी विषय सभी के अंदर बहुत गहराई है, लेकिन माना जाता है मनोवर्ती बनी हुई है कि पंजाबी और एसएसटी है वो बहुत समान है, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत गहराई है अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला हो तो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है अनुभव। नेक्स्ट है बेटा अनुभव। तो अध्यापक को कहने का मतलब ये भी निर्भर करता है, अनुभव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी अध्यापक है अगर उसको पढ़ाने का पूर्णतः अनुभव है तो वो अच्छा अनुभव, मतलब अपने अध्यापक अगर अच्छा अनुभवी है तो अनुभव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापक का अनुभव भी मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अधिगम नहीं करवा सकता। अब अनुभव ही नहीं है, कहने का मतलब अधिगम मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षक का अनुभवी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक अनुभवी होगा तो उस विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या कर सकता है, समझा सकता है यानी पढ़ा सकता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अपने पहले अपने क्या टॉपिक पढ़ा बेटा, पहले अपने टॉपिक पढ़ा शिक्षार्थी से संबंधित कारक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्येता, है ना, बालक या बालिका से संबंधित कारक। दूसरा अपने पढ़ लिया बेटा शिक्षक से संबंधित कारक। अब जो नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो बेटा पढ़ेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारक। तीसरा जो टॉपिक है बेटा वो है विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब विषय वस्तु से संबंधित कारक के अंदर मतलब जो बुक जो है, मतलब विषय वस्तु का मतलब है जिसके द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है, वो कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके अंदर बेटा पहला है विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या है, उसका बाह्य आकार किस प्रकार का है। कहने का मतलब है कि वो वस्तु दिखने में, अब जैसे कई बार क्या है कि अपने मार्केट से जो भी पुस्तक लेके आते हैं तो कहने का मतलब उसका आकर्षण होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपने कोई भी पुस्तक खरीदने से पहले अपने उसका प्रिंट देखते हैं, उसका पेज देखते हैं कि उसका पेज किस प्रकार का है। अब कई बुक इतनी शानदार होती है कि उसकी पेज की क्वालिटी होती है। अब कई क्या होता है कि जैसे जहां महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं, जहां उसके अंदर शीर्षक दिया होता है कि इसमें इस ये टॉपिक है, तो उनको क्या है कि विद डायग्राम के अकॉर्डिंग, विद चार्ट के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से उनका क्या होता है, मतलब प्रदर्शन किया होता है। तो उससे क्या है कि जो भी बालक या बालिका जो भी मतलब विषय वस्तु को खरीदना चाह रही है तो उसका आकर्षण बढ़ता है उसकी तरफ। तो कहने का मतलब विषय वस्तु का स्वरूप ही क्या होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए
कहने का मतलब पेज की क्वालिटी होनी चाहिए, विषय वस्तु का स्वरूप होना चाहिए, किसी भी विषय वस्तु को समझाए तो कहने का मतलब विद डायग्राम या कोई क्रियाकलाप के द्वारा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया हो। उससे क्या है कि विषय वस्तु ऑटोमेटिक क्या हो जाती है बेटा, आकर्षित बनती है। तो कहने का मतलब विषय वस्तु का स्वरूप ही क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके अंदर, अधिगम के अंदर। उसके बाद है विषय वस्तु का आकार, उसके बाद है विषय वस्तु का आकार। अब कहने का मतलब जो भी, कई बार आप अपने ऐसी कोई गाइड लेके आते हैं जिसमें जो अक्षरों की बनावट है वो बहुत ही छोटी है। अब कहने का मतलब ये है कि विषय वस्तु का आकार, मतलब जो भी विषय वस्तु है उसके अंदर अक्षरों की बनावट के अंदर अक्षरों का आकार जो है वो सामान्य होना चाहिए, न ज्यादा छोटा होना चाहिए न ज्यादा बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब जिससे क्या है कि अधिगमकर्ता को क्या है पढ़ने में आसानी हो। अब कई बार कहते हैं कि अपने इस प्रकार की बुक ले आते हैं जिसका आकार जो होता है, अक्षरों की बनावट जो होती है बहुत ही छोटी होती है, तो उससे क्या है कि पढ़ने में रुचि नहीं बन पाती। तो विषय वस्तु का आकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्भर करता है। उसके बाद है बेटा विषय वस्तु का क्रम, उसके बाद है विषय वस्तु का क्रम, विषय वस्तु का क्रम। अब कहने का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विषय वस्तु का मतलब जो भी विषय वस्तु तैयार की गई है तो उसको एक क्रम के अनुसार मतलब तैयार करना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आरबीसी और एनसीईआरटी की बात करूं, अगर बेटा मैं आरबीसी और एनसीईआरटी की बात करूं तो इसके अंदर अगर जो लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे जो आसान जो लैंग्वेज है वो आरबीसी की है। अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे जो कंटेंट जो ऑथेंटिक जो माना जाता है वो एनसीईआरटी का माना जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का जो मैटर जो माना जाता है वो ऑथेंटिक माना जाता है, प्रमाणित मैटर माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है उसका कठिनाई स्तर रहता है, मतलब उसकी भाषा क्या है, मतलब कठिनाई है, सहज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर जब अपने पहला पेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अध्यापक इस विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले स्वयं अध्ययन करें। कहने का मतलब है उसके अंदर क्रमबद्धता नहीं होती बेटा। अगर आप आरबीसी बुक को पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ सकते हो। कहने का मतलब टॉपिक के अंदर गलतियां जरूर है आरबीसी की बुक के अंदर, देखो गलतियां मिल सकती है लेकिन अपने श्योर नहीं कह सकते, गलतियां मिल सकती है, त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उनके अंदर क्रमबद्धता है। अब एनसीईआरटी के अंदर ये बड़ी समस्या रहती है, लेकिन मैटर अच्छा है लेकिन उसके अंदर क्या क्रमबद्धता नहीं होती। जैसे मैं अगर साइंस की बात करूं कि 10th के अंदर एक टॉपिक मतलब लेसन लगता है कार्बन के अपरूप। अब कार्बन के अपरूप है तो उसके अंदर क्रमबद्धता नहीं है कहीं। अब कार्बन के अपरूप दे रखे हैं तो कहीं हीरा दे रखा है, कहीं फुलरीन दे रखा है, कहीं ग्रेफाइट दे रखी है। तो कहने का मतलब उनके अंदर क्रमबद्धता का अभाव होता है। तो इसीलिए कि किसी भी विषय वस्तु को करवाने से पहले क्या होती है, उसको क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो मैंने आपको बार बार समझाने का प्रयास किया है कि पहले स्वर करवाना है, कि वर्ण करवाना है, कि व्यंजन करवाना है, संज्ञा करवानी है, कि मतलब सर्वनाम करवानी है। तो कहने का मतलब किसी भी विषय वस्तु का क्या होना चाहिए, कर्मानुसार क्या करवाना चाहिए, एक सीरियल के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से क्या करवाना चाहिए, उसका अध्ययन करवाना चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चले अपने, नेक्स्ट अगर बात करें तो विषय वस्तु की भाषा शैली। नेक्स्ट बेटा किसकी बात करें, विषय वस्तु की भाषा शैली, विषय वस्तु की भाषा शैली। अब कहने का मतलब जिस विषय को जिस भाषा शैली के अंदर लिखा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई बुक जैसे एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज जो है वो काफी टफ रहती है। लेकिन अगर यही बात अपने आरबीसी की बात करें तो उनका जो मतलब जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सामान्य स्तर की होती है। तो कहने का मतलब कोई भी विषय वस्तु है उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए। अगर किसी भी विषय वस्तु की भाषा सहज और सरल सरल होगी तो उसको क्या होगी, वो बोधगम्य होगी, मतलब उसको जानना क्या होगा बेटा, बहुत ही आसान होगा, उसको अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु की भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि विषय वस्तु की भाषा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता।
कहने का मतलब है विषय वस्तु को जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, कहने का मतलब ये है विषय वस्तु को जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है वो विषय वस्तु उसी से संबंधित होनी चाहिए। मतलब विषय वस्तु को जिस उद्देश्य के लिए, कई बार क्या होता है कि अपने जिस भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उससे हटकर अपने, मतलब कई बार क्या है टॉपिक तो जो जैसे मान लीजिए टॉपिक लिखा है कार्बन के अपरूप, अब कहने का मतलब उससे कार्बन से संबंधित ही डाटा होना चाहिए। अब कहने का मतलब जिस भी विषय वस्तु को जिसके लिए बनाया गया उसी से संबंधित डाटा होना चाहिए, मतलब वो अपने उद्देश्य पर क्या होनी चाहिए, खरी उतरनी चाहिए। मतलब उद्देश्य से बाहर जिसके लिए उस विषय वस्तु को तैयार किया गया या जिस प्रकरण को या जिस विषय वस्तु को या जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को ध्यान रखते हुए जिसको तैयार किया गया उसी पर कंटेंट होना चाहिए। तो विषय वस्तु क्या है कि कोई भी विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, मतलब जिस उद्देश्य के इसको तैयार किया गया है उसी उद्देश्य को क्या करना चाहिए, वो कंप्लीट करती होनी चाहिए। तो उद्देश्य पूर्णता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, वातावरण से संबंधित कारक। नेक्स्ट जो है बेटा वो है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक, तो आपको पता है कि बेटा अधिगम के अंदर वातावरण भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। वातावरण से संबंधित कारक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है बेटा वो है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, तो आपको पता ही है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के अंदर पारिवारिक वातावरण भी आता है। कहने का मतलब उसका परिवार का जो वातावरण है वो भी क्या करता है बेटा, बहुत ही प्रभावित करता है। कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि मतलब कई बच्चों के घर के पढ़ने का माहौल अच्छा होता है तो वो बालक क्या कर लेता है, अच्छा अध्ययन कर लेता है। लेकिन कईयों के घर के अंदर क्या होता है, उसके पेरेंट्स को इतना ज्ञान नहीं हो पाता, मतलब उनके घर पे पढ़ने का माहौल नहीं होता या पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होता तो वो अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। तो पारिवारिक वातावरण भी बेटा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार जो होता है, परिवार जो है बेटा वो कौन सा माध्यम है, अनौपचारिक माध्यम है। कौन सा माध्यम है बेटा, अनौपचारिक माध्यम है। अनौपचारिक माध्यम का मतलब ये होता है एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर कोई निश्चित समय नहीं होता और न ही निश्चित कोई विधियां जो होती है उनको कहते हैं अनौपचारिक माध्यम। जिस शिक्षा अपने तीन प्रकार की पढ़ते हैं ना, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो उसी प्रकार से अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर कोई समय अवधि नहीं होती, कोई निश्चित समय नहीं होता और न ही कोई निश्चित विधियों का प्रयोग होता, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अनौपचारिक माध्यम के अंदर आता है परिवार। उसके बाद है बेटा विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण, तो कहने का मतलब है ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब है कि विद्यालय वातावरण, जिस विद्यालय के अंदर बालक या बालिका अध्ययनरत है तो वहां का विद्यालय वातावरण भी क्या होना चाहिए बेटा, अच्छा होना चाहिए। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो भी बालक क्या है, अच्छा अध्ययन कर सकता है। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके अध्ययन में भी क्या रहेगी बेटा, समस्या रहेगी। इसी प्रकार से जो विद्यालय जो है, विद्यालय के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है वो एक निश्चित समयावधि होती है और निश्चित विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता है। और जिसके अंदर निश्चित विधि की बात करें, निश्चित समय की बात करें तो वो कौन सा माध्यम होता है बेटा, औपचारिक माध्यम होता है। तो विद्यालय क्या है बेटा, औपचारिक माध्यम। तो विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, अधिगम पर। उसके बाद है बेटा खेल का मैदान। और जैसा कि आपको पता है बेटा खेल जो है, खेल का मैदान, खेल जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल से ही खेल भावना बढ़ती है, खेल से ही सामाजिकता का विकास होता है, खेल से ही सद्भावना बढ़ती है। कहने का मतलब खेल से ही वह बालक किस परिस्थिति के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करता है उसी का पता, या उस व्यवहार को धारण किसके माध्यम से करता है, वो खेल के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि बालक को पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां भी करवानी चाहिए, मतलब समय समय पर खेल भी करवाने चाहिए। तो खेल का मैदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब खेल की एक्टिविटीज भी करवानी चाहिए ताकि बालक के अंदर क्या हो, सामाजिकता का, सोशियोलॉजी का क्या हो बेटा, विकास हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, लास्ट जो है वो है बेटा समाज। क्या है, समाज। अब समाज के अंदर अगर बात करें तो समाज के अंदर
संगी साथी या उसके मित्र या उसके पड़ोसी। अब कहने का मतलब समाज के अंदर या उसके आसपास का वातावरण, कहने का मतलब समाज के अंदर, कहने का मतलब जो भी वो जिस समाज के अंदर रह रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस समाज के अंदर वो रह रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर, कहने का मतलब उसके आसपास उसके जो मित्र मंडली है या उसके जो पड़ोसी हैं वो किस प्रकार के हैं, अगर उनके मित्र या पड़ोसी जो है अच्छे व्यवहार के हैं तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समाज का भी क्या है, अधिगम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया बेटा, अपने टॉपिक चल रहा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले जो टॉपिक जो है अध्याय को है उसको अपने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे कोई भी कारक है, जैसे प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित कारक है, अभिप्रेरणा किससे संबंधित कारक है, तो कोई भी आपको एक कारक महत्वपूर्ण तरीके से कोई भी एक कारक आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। तो आशा करता हूं कि जो भी मैंने टॉपिक जो पढ़ाया है वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।